Assalamu alaikum, dear students. My name is Khurram Dad and I am Assistant Professor from Government Graduate College, Satellite Town, Rawalpindi. Today we are going to start this course of BS English. Course code is 9054 and the title of the course is Classical Poetry. Okay, the unit number 1, Classical Poetry. इस यूनिट के अंदर आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी फेमिलियराइज विद द टर्म क्लासिकल। क्लासिकल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। आफ्टर दैट यू विल बी फेमिलियराइज विद द क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म क्या है, इट्स डेफिनेशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। देन वी विल गो टू द नियो क्लासिसिज्म। नियो क्लासिसिज्म क्या होता है, इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या है, and then we will come to know about the names of certain poets and their brief biography। ठीक है, कि वो शायर जो कि इस टाइम पीरियड को, क्लासिकल टाइम पीरियड को और न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नामों के साथ हम थोड़ी सी फेमिलियरिटी हासिल करेंगे। देन देर आर द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट फॉर द कोर्सेज, यानी कि जो आपका पूरा कोर्स है इसके अंदर आपने कौन कौन सी नज़में जो हैं वो आपकी सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, जिनको आपने पढ़ना है। सो जहां तक ताल्लुक है टर्म क्लासिक का, आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, जब हम आर्ट की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो आर्ट से मुराद पेंटिंग भी होता है, म्यूजिक भी होता है, अदब भी होता है, शायरी भी होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो क्लासिक जो है ये इन सारी फील्ड्स के ऊपर, लिटरेचर और आर्ट, इसमें अब स्कल्पचर भी शामिल है, क्योंकि ग्रीक्स जो थे वो ज्यादातर स्कल्पचर बनाया करते थे, ठीक है। तो क्लासिक का बुनियादी मीनिंग जो है वो ये है कि इट इज समथिंग दैट इज ऑफ अ रियली हाई क्वालिटी, ठीक है, एक ऐसी चीज कि जिसको ये समझा जाता है कि जो इंतहाई आला दर्जे की हो और अपने हिसाब में या अपनी नस्ल में जो है वो, आप ये कहें कि आला हो, सबसे अच्छी हो, सबसे बेस्ट जो है वो उसको समझा जाता हो, ठीक है। तो ये एक, आप ये कहें कि डेफिनेशन है क्लासिक की, ठीक है। इसके अलावा एक और सेंस में क्लासिक की टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है, और वो सेंस है एक ऐसी चीज के हवाले से कि जो कि एलिगेंट हो, लेकिन रवायती हो, ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल। जैसे हमारे यहाँ लोकल पर्सपेक्टिव में नुसरत फतेह अली खान को क्लासिकल गायक जो है वो समझा जाता है, कि वो यानी कि जो रवायती म्यूजिक होता था पुराने ज़माने का, उस हिसाब से उन्होंने अपनी, जो आप ये कहें कि गज़लें हैं या जो भी उन्होंने कवालियाँ पढ़ी, वो उसी हिसाब में थी जो हमारा रवायती म्यूजिक हुआ करता था। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन यानी कि मीनिंग्स हैं क्लासिक के साथ जो कि एसोसिएटेड हैं, जिनसे आपकी वाकफियत ज़रूरी है। नंबर वन पे तो मैंने आपको ये बता दिया कि क्लासिक वो चीज़ जो कि बहुत ही आला दर्जे की होती है, जो कि अपनी, आप ये कहें कि नस्ल में एक उम्दा चीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा क्लासिक वो चीज़ जो कि एक ऐसे अदब से ताल्लुक़ रखती हो, एक ऐसे ज़माने से ताल्लुक़ रखती हो जो कि यूनानी दौर, या फिर आप ये कहें कि रोमन दौर, ठीक है। रोमन को लैटिन भी कहा जाता है, लैटिन टाइम पीरियड या फिर ग्रीक टाइम पीरियड। इन दो ज़मानों से जो चीज़ बिलोंग करती है वो भी क्लासिक के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। अब जहाँ तक ग्रीक्स का ताल्लुक है, तो ग्रीक राइटर जो हम पढ़ते हैं या जिनसे हमें फेमिलियरिटी हासिल है, उनमें सोफोक्लीस का नाम सबसे पहले आता है। क्लासिकल ड्रामा के अंदर आपने उसको पढ़ा, सोफोक्लीस को, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो एस्काइलस का नाम आता है, यूरिपिडीज का नाम आता है। ये सारे क्लासिकल ग्रीक
जो थे ये लोग थे, ठीक है। और फिर हमारे पास वर्जिल का नाम है, जहाँ तक रोमन्स का ताल्लुक है, ठीक है, उसमें वर्जिल आ जाता है। इसमें हॉरेस का नाम आता है, ठीक है। और हॉरेस की बुक है एक शायरी के हवाले से, जो कि क्रिटिसिज्म में बाज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। उसका नाम है आर्स पोएटिका, ठीक है। तो हॉरेस और ये लोग जो थे ये रोमन राइटर्स थे। इन्होंने उस दौर में यानी कि वो टाइम पीरियड इसमें रोम जो था वो पूरी दुनिया में आप ये कहें कि हुक्मरानी कर रहा था, उस दौर में इन्होंने लिखा। तो अब हमें पता ये चला कि चीफली जो आप ये कहें कि क्लासिक की टर्म है, it is used with special reference to the study of the classical poetry, and by the term classical poetry we mean the ग्रेकियो रोमन मॉडल्स, यानी कि वो शायर जो कि यूनानी और रोमन मॉडल्स को फॉलो करके जिन्होंने अपनी शायरी लिखी, उनको हम जो है वो क्लासिकल पोएट्स कहते हैं। अब इसमें नंबर वन पे तो क्लासिक्स खुद भी आ जाते हैं, यानी कि वो खुद जो थे, जितने भी ग्रीक राइटर्स थे या जो रोमन राइटर्स थे, वो तो क्लासिक्स हैं ही से, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन या यूरोप से ताल्लुक रखने वाले वो आर्टिस्ट कि जिन्होंने इन ग्रीक और रोमन राइटर्स के मॉडल्स को फॉलो किया और उनको देखते हुए या उनको रोल मॉडल जानते हुए अपनी नज़में लिखी या बाकी जो लिटरेचर है उसको कंपोज किया, उनके लिए भी क्लासिक की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जदीद दौर में टर्म जो है ये अब अपने मानी थोड़े से वसी कर चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस टर्म को हम उस सेंस में भी अप्लाई करते हैं कि कोई भी पीस ऑफ वर्क, ख्वाह वो आज के ज़माने में लिखा जा रहा है, ख्वाह वो पुराने ज़माने में लिखा गया था, अगर वो इंतहाई आला दर्जे का है तो उसके लिए हम क्लासिक की टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि an exceptional and highly eulogized work which enjoys an authority, के जिसको अथॉरिटी जाना जाता है। अब आप अथॉरिटी किसको जानते हैं? अथॉरिटी हम जेफरी चॉसर को, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, उसको हम अथॉरिटी समझते हैं। विलियम शेक्सपियर को हम अथॉरिटी समझते हैं। एपिक, अगर इंग्लिश एपिक के हवाले से हम देखें तो जॉन मिल्टन का नाम आता है, एडमंड स्पेंसर का नाम आता है। ये लोग हैं कि जो कि अथॉरिटी हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्लासिक जो है टर्म, इट इज यूज्ड और इट इज अप्लाइड टू दीज यूरोपियन राइटर्स एज वेल। अब जो शायर आपको पढ़ाए जाएंगे, खासकर जब हम जेफरी चासर की बात करते हैं, जिसको हम फादर ऑफ आप ये कहेंगे इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, या जब हम विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे, जब हम उसको पढ़ेंगे, या जब हम बात करते हैं जॉन डन की, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रिक्टली आप ये कहें कि रोमन और ग्रीक राइटर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, रादर उनकी अपनी इनोवेशंस हैं। लेकिन अब उनकी इनोवेशंस जो हैं वो भी चूंकि आला दर्जे की हैं, तो इस वजह से उनको भी क्लासिक्स समझा जाता है। जहाँ तक एग्जैक्टली क्लासिक्स को फॉलो करने का ताल्लुक है, तो उसमें जब हम एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन जो है उसका एनालिसिस करेंगे, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, तो वो उस एपिक के जो मॉडल्स थे एंशियंट रोमन एंड एंशियंट ग्रीक पोएट्स के, उनको वो फॉलो करता है। सिमिलरली जब हम जॉन मिल्टन की एपिक पैराडाइज लॉस्ट जो है, जब हम उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे, वी विल स्टार्ट इट, तो देन यू विल रियलाइज कि जॉन मिल्टन जो है उसने भी एग्जैक्टली वो जो आप ये कहें कि क्लासिकल ट्रेडिशंस थी, जो कि क्लासिकल रवायात थी, उन्हीं रवायात को फॉलो किया और उन्हीं रवायात को फॉलो करते हुए उसने जो अपनी पोइट्री है या जो उसकी एपिक है, उसी मॉडल पे उसने उसको डेवलप करने की भरपूर कोशिश की। जी, तो अब तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो थी क्लासिक की, मतलब कि डेफिनेशन, या हम एक आइडिया डेवलप कर रहे थे
कि क्लासिक जो है इटसेल्फ वो होता क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द टर्म क्लासिकल। ठीक है, कि क्लासिकल क्या होता है। तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी जो है वो क्लासिकल को डिफाइन करती है एज अ फॉर्म ऑफ traditional Western music and other things that are traditional in style. It is also used to talk about things that are connected with the culture of ancient Greek and Rome. कि हर वो चीज़ जो कि वेस्टर्न म्यूज़िक या वेस्टर्न लिटरेचर से या वेस्टर्न आर्किट, अब ये सारी चीज़ें हैं आर्ट से रिलेटेड, यानी कि क्लासिकल की टर्म जो है इट इज़ द टर्म दैट इज़ प्योरली अप्लाइड टू आर्ट। ठीक है, आर्ट में पेंटिंग भी आ जाती है, स्कल्पचर भी आ जाता है, इसमें आर्किटेक्चर भी आ जाता है, और इसके अलावा इसमें म्यूज़िक है, पोइट्री है, प्लेज हैं, और भी बेताशा चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, उन पे अप्लाई होती है ये टर्म। एंड इट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद द ग्रीक एंड द रोमन स्टाइल्स या ग्रीक एंड द रोमन राइटर्स, जिसके हवाले से हमने ऑलरेडी डिस्कशन की, जिसके हवाले से हमने ऑलरेडी क्लासिक के अंदर गुफ्तगू की। ठीक है, अब क्लासिक इटसेल्फ जो है वो नाउन है। ठीक है, और क्लासिकल जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव वो होता है जो कि किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, सो दिस टर्म क्लासिकल इट नॉर्मली अप्लाइज टू एनीथिंग pertaining to Greece or Rome with an implication of the best and a standard of excellence worthy of emulation। यानी कि वो चीज़ कि जिसका कोई ना कोई कनेक्शन हो ग्रीस के साथ या रोम के साथ, और एक आला दर्जे की हो, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, इंतहाई एक्सीलेंट नेचर की ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, एंड व्हेन दिस टर्म इज अप्लाइड टू लिटरेचर, जब हम लिटरेचर के साथ इसको अप्लाई करते हैं, द वर्ड क्लासिकल सजेस्ट दैट द वर्क हैज़ qualities of order, harmony, proportion, balance and discipline। यानी कि यही टर्म जो है क्लासिकल जब ये लिटरेचर पे अप्लाई होती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो लिटरेचर है या कोई भी लिटरेचर जो है वो उसी सूरत में क्लासिकल हो सकता है जब उसके अंदर ऑर्डर हो। ठीक है, ऑर्डर से मुराद क्या है कि बेहंगम ना हो, हार्मनी हो उसके अंदर, एक एक उसमें प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक उसमें बैलेंस होना चाहिए, और एक उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। यानी कि डिसिप्लिन, हार्मनी, प्रोपोर्शन उसी सूरत में आता है जब आप शायरी के या जब आप पोइट्री के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड ट्रेडिशंस हैं, जो उसके स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जब आप उनको फॉलो करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली दैट पोएट्री विल हैव ऑर्डर, इट विल हैव हार्मनी, इट विल हैव प्रोपोर्शन, बैलेंस एंड डिसिप्लिन। अच्छा, अब वो चीज़ जो के अपना क्लासिकल होती है, ठीक है, एनी पोएम विच इज टर्म्ड एज क्लासिकल, दैट पोएम इज सॉर्ट ऑफ एन आइडियल पोएम, कि वो एक आइडियल पोएम होती है। एंड इट इज in itself a complete whole, it is very perfect, and it is written in such a way कि इस तरीके से उसको लिखा गया है that neither anything can be added to it and nor anything can be taken from it। यानी कि ना तो आप उसमें से कुछ निकाल सकते हैं और ना ही आप उसके अंदर जो है वो किसी चीज़ का इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि एक इंतहाई अच्छा वर्क होता है जो कि इन ऑल वेज परफेक्ट होता है, और उन वर्क्स के लिए भी हम क्लासिकल का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जो कि ग्रीक या फिर रोमन ओरिजिन के होते हैं। ओरिजिन के अलावा वो वर्क्स जो कि ग्रेकियो रोमन राइटिंग्स को फॉलो करते हैं,
जो कि उनको इमिटेट करते हैं, जो कि उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो वर्क्स, उन वर्क्स के लिए भी हम क्लासिकल की टर्म जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में एक टाइम पीरियड खासकर ऐसा आया जिसमें ये जो इमिटेशन का ट्रेंड था ये बहुत ज़्यादा चला, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। तो वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को फिर हम नियो क्लासिकल टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि जब हम आगाज़ की बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की टाइम की, या फिर जो जेफरी चौसर का टाइम पीरियड है, जेफरी चौसर जो था ही वाज देयर इन दी मिडिल एजेस, ठीक है। लेकिन विलियम शेक्सपियर जो था वो एलिज़ाबेथन एज से ताल्लुक़ रखता था, वो एलिज़ाबेथन एज में उसने लिखा, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो एक 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो नियो क्लासिकल लिटरेचर कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक्सेसिवली उनको फॉलो किया गया था, और वो उनके अंदर रिदम था, बैलेंस था, लेकिन जहाँ तक मीनिंग की बात है, यानी कि सबलिमिटी ऑफ लैंग्वेज वाज देयर, लैंग्वेज उनकी रिफाइंड थी, लैंग्वेज उनकी सबलाइम थी, लेकिन सबलिमिटी ऑफ थॉट जो है इट वाज नॉट देयर। तो इस वजह से नियो क्लासिकल का टर्म जो थी वो उन राइटर्स के लिए जो थी वो इख्तियार की गई। तो यानी कि वो राइटर्स जो कि इन ग्रीक और रोमन मॉडल्स को फॉलो करते हैं, जो कि उनको इमिटेट करते हैं, उनके वर्क्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्लासिकल की टर्म जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो फाइनली classical can also be used to describe the works that exhibit the qualities or the characteristics of classicism, and these qualities and these characteristics they include a complex set of attitudes and standards that classicist scholars of Greco-Roman antiquity believe to be reflected in the art, architecture, history, philosophy, politics and literatures of ancient Greece and रोम। यानी कि एक ये सेट है, एक मजमुआ है एक रवायात का, उसके अंदर बड़ी ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो ट्रेडिशंस और वो रवायात जो कि आप ये कहें कि एंशियंट जो राइटर्स थे, अब ये राइटर सिर्फ शायरी और लिटरेचर के नहीं थे, बल्कि दे इंक्लूडेड द आर्ट। अब आर्ट में मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्चर भी आता है, स्कल्पचर्स भी आते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर उन्होंने अलग से लिख दिया, हिस्ट्री लिख दिया, फिलॉसफी लिख दिया। अब आपको फिलोसफर्स का पता है कि एरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, ये एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैं, तो उनकी जो राइटिंग्स हैं वो भी इसी क्लासिकल के ज़ुमरे में आती हैं। पॉलिटिक्स के हवाले से भी अगर आप देखें तो प्लेटो ने भी लिखा है, एरिस्टोटल ने भी लिखा है, इसके अलावा और भी राइटर्स थे जो कि लिख रहे थे, इवन कि सोफोक्लीस जो है उसने भी इस हवाले से लिखा है। सो ये जो लोग हैं सारे के सारे, ये एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लिखते थे, ठीक है। एंड दोज रूल्स एंड दोज रेगुलेशंस दे बिकेम द रोल मॉडल फॉर ऑल द classical writers, and any piece of literature, whether it is written in the modern age or it was written, a lot of time ago, whether it was written in the Middle Ages, whether it was written in the Shakespearean age, whether it was written in the neoclassical time period, or even if it is written in the 20th century, if it follows those norms and those traditions that are followed by the ancient Greek and the Roman writers, then it will be termed as the classic। उस काम को हम क्लासिक के तौर पे लेबल करेंगे। जी, तो दो टर्म्स जो हैं, क्लासिक और क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल हमने देखा कि एडजेक्टिव है, क्लासिक इटसेल्फ जो है वो इट कैन सर्व एज एडजेक्टिव
एज वेल एज अ नाउन, ठीक है, दोनों के तौर पे ये काम कर सकता है। द थर्ड टर्म रिलेटेड टू इट इज क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म जो है, इट इज़ वन ऑफ इज़म्स और इट इज़ वन ऑफ द मूवमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ये एक मूवमेंट के तौर पे इसको जाना जाता है। और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर जो पॉपुलर स्टाइल ऑफ आर्ट यूज़ होता था, वो क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्ट जो है वो यूज़ होता था। अब वो चाहे आर्ट है या चाहे वो लिटरेचर है, ठीक है, यानी कि क्लासिसिज्म जो है इस दौर में, या ये एक टाइम पीरियड का आप ये कह लें नाम है, या एक मूवमेंट का नाम है, जो कि आइडियलाइज करती है एंशियंट ग्रीक और रोमन स्टाइल को। और ये जो मूवमेंट है टू इमिटेट द राइटर्स ऑफ द ग्रेट दैट एंशियंट टाइम पीरियड, it this movement was started in the 18th century and it became very popular in that टाइम पीरियड। 18वीं सदी का जो टाइम पीरियड है, यानी कि आप ये कहें कि 1701 टू 1799, इस टाइम पीरियड के अंदर ये मूवमेंट जो थी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, ठीक है। तो इट इज़ अ टर्म that signifies certain complex set of attitude, beliefs and values that mark the culture of ancient Greece and Roman, यानी कि वो values और वो traditions जो थे, जो कि ancient ग्रीक लिटरेचर के अंदर पाए जाते थे, उन्हीं वैल्यूज और उन्हीं ट्रेडिशंस को जो था वो इमिटेट किया जाता था वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर। नाउ दिस मूवमेंट वाज नॉट लिमिटेड टू यू कैन से इंग्लैंड ओनली, रादर इट वाज स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर ये मूवमेंट जो थी ये चल रही थी। तो ये जो क्लासिसिज्म है, पर्टिकुलरली इट रेफर्स टू द स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि जिस अंदाज में शायरी लिखी जा रही है, ठीक है, उसको। अब आप देखें ना कि देर आर वेरियस ways in which we can write a poetry. For example, there is free verse, आज़ाद नज़म है। अब आज़ाद नज़म जो होती है उसमें बैलेंस नहीं होता, एक लाइन लंबी है एक लाइन छोटी है, उसमें रिदम नहीं होता, यानी कि जो अल्फाज हैं उनमें वो जो उतार चढ़ाव होता है, मीटर जो होता है, जिसको आपने इंग्लिश लिटरेचर कोर्स कोड इंग्लिश 1 जो था आपका 9416, उसमें आपने पढ़ा था कि देर इज रिदम एंड मीटर एंड देर इज राइम स्कीम। ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती फ्री वर्स में। ऑन द अदर हैंड वो शायरी जो कि क्लासिकल ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, जो कि एंटिक्विटी को, यानी कि जो एंशियंट ग्रीक एंड रोमन वर्क्स को आप ये कहें कि आइडियलाइज करके लिखी जाती है, इट यूजेस अ हाई लैंग्वेज, एक हाई किस्म की उसके अंदर लैंग्वेज यूज की जाती है। इट हैज़ अ रिदम एंड इट हैज़ अ बैलेंस, यानी कि वो चीज़ें या वो फीचर्स जिनको हमने ऊपर रेफर किया था, वो सारे फीचर्स जो हैं वो इस पोइट्री के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इस क्लासिसिज्म के आइडियल को फॉलो करती है। अब ये जो रेनेसां का टाइम पीरियड था, या जो मलका एलिज़ाबेथ का टाइम पीरियड, एलिज़ाबेथन एज भी कहा जाता है, रेनेसां टाइम पीरियड भी कहा जाता है, दोनों इसके लिए नाम हैं जो कि विच आर यूज टू रेफर टू दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे, जिसमें विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है, ये जो लोग थे ये जेन्युइन राइटर्स थे, जो कि जीनियस किस्म के लोग थे, और जिन्होंने जो शायरी लिखी है, जो उन्होंने प्लेस लिखे, मतलब कि ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस कराया। ब्लैंक वर्स क्या है? एम्बिक पेंटामीटर की लाइंस होती हैं जो कि राइम नहीं करती हैं आपस में, लेकिन उनमें रिदम होता है एम्बिक पेंटामीटर का। तो उसी चीज़ को विलियम शेक्सपियर ने परफेक्शन पे पहुंचाया, जो उसके प्लेज हैं वो एम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखे गए, यानी कि रिदम बैलेंस जो है वो उसकी लाइंस के प्लेस के अंदर भी पाया जाता है। तो वो जो राइटर थे रेनेसां टाइम पीरियड के, उनका जो मटेरियल था, जो मवाद था, या जिस सब्जेक्ट मैटर पे वो लिख रहे थे, वो सब्जेक्ट मैटर भी इंतहाई सबलाइम किस्म का था, यानी कि आला पाए का था। और जिस लैंग्वेज में उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को डील किया वो भी इंतहाई आला किस्म का था, ठीक है। तो उनको तो हम क्लासिकल राइटर्स इस वजह से कहते हैं, ठीक है। उसके
के बाद 18th सेंचुरी का जैसे ऊपर जिक्र आया कि 1701 to 1799 there started a time period when there were certain people who believed or who claimed themselves to be followers of the ancient Greek and the Roman writers कि वो अपने आप को कहते थे कि हम इनको फॉलो करते हैं। अब वो फॉलो कर रहे थे in terms of language and style only. However, as far as the content or the material of their poetry is concerned, that was not even very close to those ancient poets. ठीक है, तो that is why they are called neoclassics. ठीक है, ये एक छोटी सी डिस्टिंक्शन है जिसका हमने आगाज किया न्यू क्लासिसिज्म के हवाले से। तो अब हम प्योरली बात करते हैं कि न्यू क्लासिसिज्म होता क्या है, व्हाट आर इट्स डिस्टिंक्ट फीचर्स, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंग्लिश, इन इंग्लिश लिटरेचर इट रेंजेस फ्रॉम 1660 टू 1780। ठीक है, 1660 से लेके 1780 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर चीफली दो राइटर्स हैं जो कि चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एज कहलाते हैं। ठीक है, एक उसमें ड्राइडन है, ड्राइडन से इसका आगाज होता है, और डॉक्टर जॉनसन जो है इसकी जो मौत है 1784 में, इस पर इसका इख्तिताम होता है। अलेक्जेंडर पोप जो है वो भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा मतलब के किरदार है इस टाइम पीरियड का। और ड्राइडन एंड पोप जो है शायरी में इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है एज फार एज पोइट्री इज कंसर्न। तो द रेप ऑफ द लॉक जो है फाइनल यूनिट है आपका, उसको आप देखेंगे विच इज अ मॉक एपिक जो कि इनकी जानिब से जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, अब ये वो राइटर्स थे जो कि लिख रहे थे पोइट्री में। ठीक है, इसके अलावा फिक्शन और नॉन फिक्शन यानी कि नावल या कहानियां जो होती हैं, और नॉन फिक्शन यानी कि एसेज जो हैं, उनमें अगर हम देखें तो एडिसन का नाम है। एडिसन he lived from 1672 to 1719। हेनरी फील्डिंग का नाम है। हेनरी फील्डिंग was a very famous novelist, जिसको आप ये कहें कि पाइनियर समझा जाता है इन द नॉवल अलोंग विद द रिचर्डसन। ठीक है, यानी कि रिचर्डसन था और रिचर्डसन ने जो था पैमेला एक नावल लिखा, उसके रिएक्शन में हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज नावल लिखा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सो हेनरी फील्डिंग वाज देयर। देन वी हैव द नेम ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है ही आल्सो रोट अ प्ले एज वेल, शी स्टूप्स टू कंकर प्ले का नाम है, एंड ही वाज एन एसेइस्ट एज वेल। ठीक है, so these are the famous names of the 18th century, or we can call them the neo क्लासिसिस्ट, यानी कि ये न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड जो है उसके जो मशहूर नाम हैं वो ये लोग हैं। ठीक है, न्यू क्लासिसिज्म जो है इट स्ट्रेसेस अपॉन द रूल्स। नंबर वन, के रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग अ पोएट्री इन एम्बिक पेंटामीटर, नाउ इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट that you are following the rules and regulations exactly. Sometimes it happens that you have to modify those rules. However, uh, these people they believe that no, the style should be maintained at all cost, यानी कि जो मर्जी हो जाए स्टाइल जो है उसको आपने मेंटेन करना है। देन देयर इज द थिंग ऑफ रीजन, यानी कि शायरी जो है पोएट्री बेसिकली जो है, if in general we talk about poetry, we believe that poetry is associated with emotions, यानी कि शायरी जो है उसके अंदर जज्बात और जज्बात से रिलेटेड मटेरियल जो है वो एग्जिस्ट करता है। however, neoclassicists, because they were neoclassicists and they were intellectual and they were devoid of any emotions, so they believed that no, this is not the way. The
पोएट्री इट शुड डील विद रीजन, यानी कि शायरी जो है उसके अंदर रीजन यानी कि अक्ल और दानिश की बातें होनी चाहिए, ना कि इमोशनल मटेरियल होना चाहिए। सो उनकी पोएट्री में हमें रीजन दिखाई देता है, इमोशंस दिखाई नहीं देते। देन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मनी एंड बैलेंस एंड रिस्ट्रेंट। बैलेंस सेंटेंसेस हो, हार्मनी हो, यानी कि एक सब्जेक्ट मैटर के हवाले से आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। एंड देन रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, यानी कि आप जो है वो हाईली इमेजिनेटिव किस्म की लैंग्वेज या हाईली अनरियलिस्टिक किस्म की सिचुएशन जो है उसको आप डिस्क्राइब ना करें। देन डेकोरम, डेकोरम इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज है, ये जो लोग थे न्यू क्लासिसिस्ट, दे बिलीव दैट द लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री शुड बी सबलाइम, and if in case that we have to make the language of the poetry sublime, then it should not be the language of the common people, कि आम जो लोग हैं उनकी ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। सो दे इन्वेंटेड देयर ओन डिक्शन, एक अलग से उनकी डिक्शन थी, एक अलग से वोकेबलरी थी जो कि आम जो है वो जबान लोगों की जो थी उससे वो हट के थी, ठीक है। देन वी हैव ऑर्डर, सेरेनिटी, रियलिज्म, रियलिज्म की यानी कि रियलिस्टिक को सिचुएशन जो है उसको आप डिस्क्राइब करें। सो इफ यू लुक एट द रेप ऑफ द लॉ देन इट डिस्क्राइब्स रियलिस्टिक सिचुएशन इन अ हाईली यू कैन से इन द एपिक वे, क्योंकि वो मॉक एपिक है, सिचुएशन रियलिस्टिक है, दैट सिचुएशन और दैट इंसिडेंट इज based upon a real incident, however it has been presented in a way as if a great hero is going on the you can say a great war। इस अंदाज में उसको मॉक एपिक को जो है वो प्रेजेंट किया गया। फॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था इस टाइम पीरियड के अंदर, जो न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड है। ड्यूरिंग that time period most of the poetry it was written in heroic couplet, ठीक है। heroic couplet जो है it consists of the two lines, यानी कि जितनी शायरी है या एक नज़म है वो दो दो मिसरों पर मुश्तमिल, आप ये कहें कि अशार जो थे उन पे मुश्तमिल थी, और वो हर दो मिसरे जो थे वो अपने अंदर एक मुकम्मल आइडिया, एक मुकम्मल थॉट जो थे वो एक्सप्रेस करते थे। और ये जो दो लाइंस थी दे वर रिटन इन इयैम्बिक पेंटामीटर एंड दे राइम्ड, ये आपस में राइम करती थी, तो इनको हीरोइक कपलेट कहा जाता था। एंड वही बात कि दे अपील टू इंटेलेक्ट एंड नॉट इमोशंस, कि यानी कि जज्बात जो है उनको रद्द किया जाता है और अक्ल दानिश जो है उसको अपील करने की कोशिश की जाती है इन द पोएट्री ऑफ द न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड और द न्यू क्लासिसिस्ट। न्यू क्लासिसिस्ट जो थे इनका शायरी के मकसद के हवाले से एक अलग से अकीदा था, उनका एक अलग से एम था रिगार्डिंग व्हाट द एंड रिजल्ट और द एंड एम ऑफ द पोएट्री शुड बी, ठीक है। नॉर्मली ये समझा जाता है दैट एम ऑफ द पोएट्री इज टू अपील इमोशंस एंड टू प्रोवाइड द डिलाइट टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि डिलाइट मुहैया करना जो है वो शायरी का बुनियादी मकसद है। हाउएवर द क्लासिसिस्ट या वो लोग जो कि न्यू क्लासिसिस्ट थे दे बिलीव कि शायरी जो है और लिटरेचर इन जनरल जो है या फिर आर्ट जो है इट इज एम टू इंस्ट्रक्ट एज वेल एज डिलाइट, यानी कि इंस्ट्रक्शंस मुहैया करना ज़िंदगी के हवाले से, ज़िंदगी गुजारने के हवाले से लोगों को जो है वो आप ये कहें कि हदायत देना या उनको गाइडेंस मुहैया करना भी लिटरेचर का काम है, और इसके अलावा लोगों को डिलाइट मुहैया करना भी लिटरेचर का काम है। बाद में फिर मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं, वो आगाज़ होता है, रोमांटिसिज्म फॉर एग्जांपल आता है, इसके रिएक्शन में जब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश करते हैं 1798 के अंदर, और उससे पहले विलियम ब्लेक्स जो है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो ये इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये जो ड्राई सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म था इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट इट, कि उसके खिलाफ ये जो था ये रिएक्शन था जो कि उभर कर आया। और फिर बाद में एक मूवमेंट आती है आर्ट फॉर आर्ट से, यानी कि जो कि ये आप ये कहें कि
एडवोकेट करती है कि शायरी को सिर्फ शायरी के लिए ही लिखा जाना चाहिए, यानी कि प्लेजर के लिए लिखा लिखा जाना चाहिए, और इसका मकसद जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए। अब ये मूवमेंट भी पॉपुलर हुई, फिर ये भी डिक्लाइन कर गई, और लेटर 20वीं सदी के अंदर आके हम दोबारा देखते हैं नियो क्लासिसिज्म का रिवाइवल। ठीक है, न्यू क्लासिसिज्म का रिवाइवल होता है डब्ल्यू एच ऑर्डन की पोइट्री में, टी एस एलियट की पर्टिकुलरली जब वो वेस्ट एंड लिखता है, या जो लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे पुरफ्रॉक है, और इवन के जो आपने उसकी पोएम इंटरमीडिएट में मेरे ख्याल में से आप में से अक्सर बच्चों ने पढ़ी होगी, द हॉलो मैन। तो वो हॉलो मैन के अंदर भी वो शायरी भी लिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका मकसद जो है वो इंस्ट्रक्टिव है, यानी कि ही वांट्स द रेफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, कि वो अपना अपना मुआशरा जो है वो उसकी रिफॉर्मेशन भी चाहता है। ठीक है, सो इसका रिवाइवल भी बाद में, एक तो 18th सेंचुरी है, फिर बाद में 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी पर्टिकुलरली जो है, इसके अंदर दोबारा से न्यू क्लासिसिज्म का रिवाइवल हुआ था। अब ऑलरेडी हमने ये चीज डिस्कस की है कि न्यू क्लासिसिस्ट जो हैं ये रवायती किस्म के लोग होते हैं, न्यू, या फिर मतलब कि क्लासिकल जो है वो भी रवायती शायर होते हैं। सो अब ये चूंकि रवायती शायर थे, और इनका ये मानना था कि जो क्लासिकल ऑथर्स हैं, रोमन्स जो हैं, उन्होंने परफेक्ट किस्म के प्रिंसिपल्स जो हैं वो एस्टेब्लिश कर दिए हैं फॉर राइटिंग द पोएट्री। ठीक है, और इनका ये भी मानना था कि जो सब्जेक्ट ऑफ आर्ट है वो ह्यूमैनिटी है एंड नॉट इंडिविजुअल, यानी कि इन जनरल हमें इंसानियत के बारे में बात करनी चाहिए, और एक इंसान के बारे में हमें बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब सब्जेक्ट इनका ह्यूमैनिटी इस वजह से था क्योंकि ये, इन लोगों का ये मानना था कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स दे आर बोर्न इम्परफेक्ट एंड दे आर लिमिटेड, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, और इट इज थ्रू द पावर ऑफ द रीजन, यानी कि अक्लो दानिश जो है, ये वो चीज है जो कि इंसान को परफेक्शन की जानिब लेके जा सकती है। ठीक, सो दैट इज वाई दे फोकस्ड कि उनकी शायरी जो है वो रीजन पे मुश्तमिल होनी चाहिए, ना कि इमोशंस पे, और इमोशंस अकॉर्डिंग टू देम इट कैन लीड ह्यूमैनिटी टू एस्ट्रे, यानी कि वो इंसानियत को गलत रास्ते पे ले के जाएंगे। अब इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए वो फिर यानी कि ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते थे, और बड़ा स्ट्रिक्टली वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके, और अपनी शायरी जो है उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही लिखते थे। ठीक है, अब लैंग्वेज के हवाले से ऑलरेडी बात हमने की कि वो ये कहते थे कि लैंग्वेज जो है ये आम लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कि शायरी अगर आम लैंग्वेज में होगी तो वो लोगों को अपील नहीं करेगी, लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। सो इन ऑर्डर टू मेक पोएट्री डिस्टिंक्ट, पोएट्री शुड हैव अ स्पेशल फॉर्मल एंड डिग्निफाइड डिक्शन, एक खास किस्म की उसकी डिक्शन होनी चाहिए जो कि कॉमन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो रोजमर्रा की जबान है वो उनके नजदीक वो शायरी के लिए अप्रोप्रिएट जो है वो नहीं है, और उसके साथ मीटर का इस्तेमाल, वर्सिफिकेशन का इस्तेमाल जो है, ये शायरी को प्रोज से, यानी कि वो जो आम आप ये कहें कि नसर होती है, उससे डिफरेंट बनाता है, उससे डिस्टिंक्ट बनाता है। और जिस तरीके से विलियम वर्डवर्थ कहता है ना कि पोएट्री इज अ पावरफुल फ्लो ऑफ इमोशंस, तो ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई इंस्पिरेशनल एक्टिविटी या इस किस्म का पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस नहीं है, रादर इट इज अ विल्ड एक्टिविटी, यानी कि इंसान जो है वो सोच समझ के जानबूझ के शायरी को लिखता है। ठीक है, पोएट इज नॉट अ मेकर बट अ रिप्रेजेंटेटिव, अ रियलिस्टिक एंड अ फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, इट्स कल्चर, बिलीव्स एंड वैल्यूज, की शायर और जो शायरी है वो कोई इनोवेशन नहीं है, बल्कि वो, आप ये कहें कि जिस माशरे में लिखी जाती है उस माशरे की एग्जैक्ट पिक्चर होती है, अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। अब वो चूंकि उसको ये समझते हैं कि शायरी जो है वो एक माशरे की रिफ्लेक्शन होती है। अब ये जो न्यू क्लासिसिस्ट थे पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द इंग्लिश लिटरेचर,
सो दे वर ऑल द टाउन पीपल, यानी कि ये शहरों में रहते थे, शहरों में एजुकेशन होती है, आपको पता है देहातों में तो एजुकेशन नहीं होती। और उस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली इन दी 18th सेंचुरी, तो शहरों में एजुकेशन थी एंड दे वर द टाउन पीपल। सो ऑल ऑफ द पोएट्री इज फोकस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द टाउन, यानी कि उसके अंदर जो नेचर है, जो फितरत है, वो हमें कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती, ठीक है। यानी कि श- शहर, शहरी जिंदगी, और वो जो शहर के जेंटलमैन और शहर की जो लेडीज हैं वो ही आपको दिखाई देती हैं। देहात, इमोशंस, फीलिंग्स, खूबसूरती जो कि हमें वर्ड्सवर्थ की, शैले की, कीट्स की पोएट्री में दिखाई देती, वो चीज़ें हमें इनकी न्यू क्लासिसिस्ट की पोएट्री के अंदर जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनका रीजन या उनका मानना ये था कि वी शुड अपील टू रीजन एंड नॉट इमोशंस। तो अगर आप अच्छे सीन्स और ये सीनरी दिखाएंगे तो इट विल अपील टू इमोशंस एंड नॉट द रीजन। तो इस वजह से फिर उन्होंने इन चीज़ों को सिरे से एलिमिनेट ही किया, और वो अपने रीडर्स की इंटेलेक्चुअल अपलिफ्ट यानी कि उसकी अक्लो दानिश में इजाफा करने के लिए उन्होंने भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल किया। और इस टाइम पीरियड में सटायर और आयरनी, अब ये चूंकि जो इनके आप बिलीव्स देख रहे हैं कि इंसान जो है वो सारे के सारे कम अकल होते हैं, उनको जो है वो अकल व दानिश और शायरी के जरिए इम्प्रूव करवाया जा सकता है। तो अब वो जो शायरी लिखने वाले हैं उनके बिलीव्स के मुताबिक वो तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो अपने इस बिलीफ के तहत कि भाई हम ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं और ये जो रीडर्स हैं दे या जो हमारे जितने भी रीडर्स हैं ये सारे के सारे इम्परफेक्ट लोग हैं, तो इस एटीट्यूड और इस अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए उनकी पोइट्री या उनकी जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर हमें सटायर यानी कि तंज जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। वो हमें तंज करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप प्रोज में जाएंगे, जोनाथन स्विफ्ट को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सटायर जो है वो प्राइमरी पूरी ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे दिखाई देगा, और वो इंसानों को याहूज डिक्लेयर करता है। जोनाथन स्विफ्ट जो है प्रोज में उसने लिखी है द गुलिवर ट्रेवल्स ना, तो वो उसके अंदर जो है वो जानवरों को यानी कि हॉर्सेस को ही बिलीव दैट दे आर सुपीरियर एज कंपेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और आयरनी यानी कि दे से वन थिंग एंड दे मीन अनदर थिंग, वो आयरनी भी हमें इनकी पोइट्री के अंदर जो है वो और इनकी प्रोज के अंदर दिखाई देती है। अब आयरनी का मकसद क्या होता है? आयरनी और सटायर जो है इनका मकसद रेफर्मेशन होता है और रीडर्स को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि भाई ये काम जो है जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है इसका ये अंजाम होता है, ठीक है। यानी कि ऑब्वियसली वो एक चीज दिखाते हैं, मीनिंग उसका अपोजिट होता है। और सटायर तो ऐसे ही तंज होता है, सीधा सीधा तंज किया जाता है। तो इस तरीके से ये अपने माशरे को रिफॉर्म करना चाहते थे जो न्यू क्लासिकल पोइट्स थे, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव शायर कौन कौन से हैं इस एज के और इस टाइम पीरियड के, इसके अंदर जिन लोगों को आप पढ़ेंगे उनमें जेफरी चौसर का नाम शामिल है, एडमंड स्पेंसर का नाम शामिल है, विलियम शेक्सपियर का नाम शामिल है, जॉन डन है और जॉन मिल्टन है, ठीक है। तो जहां तक जेफरी चौसर का ताल्लुक है, ही लिव फ्रॉम 1340 टू 1400, ठीक है। मिडिल एजेस का आप इसको आप ये कहें कि आखिरी जो है वो ड्यूरेशन था जिसमें जेफरी चौसर जो थे इन्होंने अपनी शायरी लिखी। एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कि जो जदीद इंग्लिश शायरी है और इंग्लिश के अंदर मॉडर्न पोइट्री का आगाज जो है वो जेफरी चौसर से होता है, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का टाइटल दिया गया है। और ये टाइटल इनको दिया गया था ड्राइडन की जानिब से। अब जेफरी चौसर की आप प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे। कैंटरबरी टेल्स इनकी बहुत मशहूर किताब है जो कि शायरी पर मबनी है, और इस किताब के अंदर उन्होंने कहानियां बयान की और वो कहानियां शायरी की फॉर्म में लिखी गई हैं। इनके अंदर वो आप ये कहें कि किरदार पेश करते हैं, और वो किरदार आपको जो है वो रियल लाइफ इंडिविजुअल्स की तरह बिल्कुल दिखाई देते हैं, और वो अपने किरदारों को इंतहाई आप ये कहें कि रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ये रियल इंडिविजुअल्स हैं। ही डिस्क्राइब्स देम एज दे आर एंड नॉट एज दे शुड बी।
कि जिस तरीके से और एज दे आर टू बी। एक होता है ना कि इस तरीके से बंदे को होना चाहिए, यानी कि रेफर्मेशन तो नहीं। वो रेफर्मेशन जिफरी चासर का मकसद नहीं था, बल्कि जिफरी चासर की शायरी का जो आप ये कहें कि मकसद था, वो ये था कि वो अपने मुआशरे की अक्सबंदी करना चाहते थे, और उस शायरी के ज़रिए उन्होंने अपने मुआशरे की अक्सबंदी की, और उस मुआशरे को जो था उन्होंने प्रिजर्व किया, ठीक है। और इनके बारे में ड्राइडन जो है वो ये लिखते हैं कि आई होल्ड हिम इन द सेम डिग्री ऑफ वेनरेशन एज द ग्रीशियंस होल्ड होमर और द रोमन्स होल्ड वर्जिल। वर्जिल था, विजिल लिखा हुआ है कि यानी कि वो कहता है इस पाए का ये शायर है जिस पाए में होमर का नाम ग्रीक पोइट्री में है, और जिस आप ये कहें कि लेवल पे वर्जिल का नाम जो है वो रोमन पोइट्री के पर्सपेक्टिव में लिया जाता है। अब चासर की पोइट्री में हमें ह्यूमर भी दिखाई देता है, रियलिज्म भी है, यानी कि वो अपने किरदारों की अक्सबंदी और वो जो जिंदगी है उसके दौर की उस जिंदगी पे वो तनकीद, क्रिटिसिज्म सॉर्ट ऑफ हमें दिखाई देता है उसकी शायरी में। आर्नल्ड के नज़दीक चौसर जो है वो ठीक है, एक शायर है, उसने इंग्लिश पोइट्री की बुनियाद रखी, accepts him as a father of the English poetry. However, he believes that he is not one of the greatest poets because there is lack of high seriousness in his poetry. और क्लासिक जो है वो तो वही होता है कि जो कि आप ये कहें कि हाई सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर लिखता है, वो नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग लिखता है, जो कि क्लासिकल पोएट्स के थे। वो एक अलग बहस है ऑब्वियसली कि चासर क्लासिक है या नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में उसको क्लासिक ही गिनते हैं, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड इंडिविजुअल्स और एक्लेम्ड पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। जिफरी चासर के जो किरदार हैं, जिन किरदारों की वो अक्सबंदी करता है अपना कैंटरबरी टेल्स के अंदर, वो माशरे के हर तबके को उसके अंदर वो इंक्लूड करता है। माँ सिवाय जो टॉप मोस्ट है और जो लोएस्ट मोस्ट है। टॉप मोस्ट से मुराद ये है कि बादशाह उसके किरदारों में शामिल नहीं है, और ना ही उसके अपना फ़कीर जो हैं वो उसके किरदारों में शामिल नहीं। इसके अलावा वो पूरे माशरे के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके टाइम पीरियड के, उनको वो अपनी इस कैंटरबरी टेल्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है, हमारे सामने प्रेजेंट करता है। और जजमेंट जो है वो हम पे छोड़ देता है उनके किरदारों के बारे में, कि हम जज करेंगे कि ये किरदार किस किस्म के लोग हैं, ठीक है। मजीद जो है वो जेफरी चासर के बारे में जब हम इनके ऊपर चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम इनकी पोइट्री को डिस्कस करेंगे, तो इन दैट वी विल फर्दर डिस्कस द थिंग्स अबाउट जेफरी चासर। So next poet is Edmund Spenser. Edmund Spenser he lived from 1552 to 1599, यानी कि he lived for the time period of only 47 years, and he is uh, one of the मेन कंट्रीब्यूटर इन द इंग्लिश पोइट्री, यानी कि अंग्रेजी शायरी के हवाले से आप ये कहें कि इनको शायरों का शायर, पोइट्स पोइट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, और इनके नाम पे एक सोनेट की टाइप जो है उसको भी इनके नाम पे रखा गया है, उसको स्पेंसेरियन सोनेट कहा जाता है। सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोइम होती है, और एडमंड स्पेंसर जो थे उन्होंने इस फॉर्म को आप ये कहें कि सॉर्ट ऑफ इन्वेंट किया था, या उसको इंग्लिश पोइट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस वजह से उस सोनेट को स्पेंसेरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाद में जिन शायरों में इवन के विलियम शेक्सपियर ने भी इसके इस स्पेंसेरियन सोनेट को फॉलो किया, और ऑब्वियसली आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं, और जो भी फॉलो करेंगे उसकी राइम स्कीम को, वो स्पेंसेरियन सोनेट ही कहलाता है। इनका जो मास्टरपीस है स्पेंसर का, एडमंड स्पेंसर का, वो है फेरी क्वीन, ठीक है। और फेरी क्वीन जो है इसको जो उन इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स से, यानी कि उस दौर में जो राइटर्स लिख रहे थे, उस दौर में अब क्रिस्टोफर मार्लो भी थे, विलियम शेक्सपियर भी थे, इसके अलावा बेन जॉनसन भी थे, काफ़ी लोग हैं,
यूनिवर्सिटी विट्स में हमारे पास बहुत नाम आ जाते हैं, बड़े बड़े नाम हैं उसमें, ठीक है। जॉन लिली है, टॉमस नैश है, टॉमस किड है। इन सारे लोगों की जानिब से उनको एक्लेम किया गया, उनको अप्लॉज किया गया, उनको अप्रिशिएट किया गया। ये तो एक उनकी वो नज़म है जो कि आम तौर पे पढ़ी जाती है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में सिलेबस का ऐसा। इसके अलावा भी बेताशा पोएम्स हैं जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी हैं। His poem Shepherd's Calendar, published in 1579, made Spencer to be declared and acknowledged as the poet of the highest rank. Shepherd's कैलेंडर के नाम से पोएम है उनकी, और इस पोएम के हवाले से वो शायर के तौर पर मशहूर हुए थे 1579 के अंदर। इसके अलावा और भी काफ़ी पोएम्स हैं उनकी, उनके नाम यहाँ पर जो है वो आपके सामने लिखे हैं। इन पोएम्स के नामों की बेस पे और इन पोएम्स की बेस पे ही हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय चार्ल्स लैम। और ये जो टाइटल है पोइट्स पोइट का, ये टाइटल उनको चार्ल्स लैम की जानिब से दिया गया। चार्ल्स लैम वाज एन इंग्लिश एसेइस्ट। इनको भी आप जो है वो लेटर अपने सिलेबस में जाके पढ़ेंगे। अब इनकी ये जो नज़म है फेरी क्वीन, जिसको हम जाके डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, उसके जो स्टैंजा 1 to 10 हैं और स्टैंजा नंबर 26 to 42 है, उनको हमने डिस्कस करना है। तो इस पोएम के अंदर ही इज क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग religious setup of his society, and obviously when he is criticizing the religious setup of his society, then he wants the reformation, कि वो रिफॉर्म चाहता है अपने माशरे के हवाले से, ठीक है। और मुख्तलिफ क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। बाज़ क्रिटिक्स जो हैं वो इसके ऊपर इसकी टेक्निकल लिमिटेशंस जो हैं उनको हाईलाइट करते हैं कि टेक्निकली ये लिमिटेड पोएम है, इसमें मसाइल हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब आप ये कहें कि जिफरी चौसर के बाद ये वो जिफरी चौसर ने एपिक नहीं लिखी, तो फेरी क्वीन जो है वो एपिक है। तो एपिक फॉर्म को आप ये कहें कि टू इंट्रोड्यूस इन द मॉडर्न इंग्लिश वो स्पेंसर ने किया। इससे पहले ओल्ड इंग्लिश के अंदर एपिक्स जो थी वो मौजूद थी। इसमें बेओवुल्फ का नाम आपने सुन रखा होगा। बेओवुल्फ जो है इट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश एपिक, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर वो एपिक पोएम है जो कि एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश जो है, मॉडर्न इंग्लिश में एडमंड स्पेंसर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और इनका स्पेंसरियन सोनेट तो मैंने बताया आपको, लेकिन एक इन्होंने खास स्टेंजा भी इंट्रोड्यूस करवाया जिसको स्पेंसेरियन स्टेंजा कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो स्पेंसेरियन स्टेंजा है, इट इज फॉलोड बाय द 19th century romantics and by the poets of the successive centuries। स्पेंसेरियन स्टेंजा जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, इसको जो रोमांटिक पोइट्स 19th सेंचुरी के और आजकल के पोइट्स, इवन के जदीद दौर में भी बाज पोइट्स उसी स्टेंजा को फॉलो करते हैं। स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है, इसकी एग्जाम्पल्स आपको, या जो इसकी एग्जाम्पल है वो फेरी क्वीन के स्टेंजाज हैं। फेरी क्वीन को उसने स्पेंसेरियन स्टेंजाज के अंदर लिखा है, यानी कि 8 लाइनें हैं, सॉरी 9 लाइनें हैं टोटल। उसमें से 8 लाइनें जो है वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, और एक अलेक्जेंड्राइन है। अलेक्जेंड्राइन का मतलब कि नवी लाइन है जो कि 12 सिलेबल्स पर मुश्तमिल है। अब ये सिलेबल्स होते हैं, जब आप डिटेल में मीटर को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। नेक्स्ट पोइट इज विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? ऑल ऑफ अस आर वेल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर। ही वाज अ लिटरेरी जीनियस, lived from 1564 to 1616। स्टैटफोर्ड में इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। 18 साल की उम्र में एन हैथावे से शादी हुई, और एन हैथावे जो थी शी वाज 8 years ओल्डर और 8 years सीनियर एज कंपेयर टू विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इसके बाद हमें नहीं पता कुछ इसकी लाइफ के बारे में खास। हाउएवर वी नो के he moved somewhere to England, sorry, London, and then he started working in the plays as the actor, and after
working as the actor, he somehow learned to write, and then he started writing the plays, and then his plays became famous. यानी कि लंदन के अंदर बहुत बड़ा फिर इसने आप ये कहें कि पैसा कमाया बाद में, ठीक है। और बहुत मशहूर इनके वर्क्स हैं। जो ज़्यादा मशहूर हैं ये ड्रामास के हवाले से मशहूर है, ठीक है। हाउ एवर वेरी लिटिल इज नोन के इन्होंने शायरी भी की है, ठीक है। और जो इनकी शायरी है वो भी बहुत ही अच्छी शायरी है। उसमें ये लव के हवाले से भी लिखते हैं। प्लेज इनके जो है वो हिस्ट्री प्लेज भी हैं, इनकी कॉमेडीज भी हैं, इनकी ट्रेजिडीज भी हैं, और इनकी ट्रेजी कॉमेडीज भी हैं। यानी कि हर टाइप के प्लेज इन्होंने लिखे हैं। शायरी में इन्होंने ज़्यादातर जो है वो सोनेट्स लिखे हैं, और 154 टोटल इनके सोनेट्स की तादाद है। उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो सोनेट्स हैं ऑब्वियसली उनको हम पढ़ेंगे। बाकी जहाँ तक डिटेल्ड इनकी बायोग्राफी और डिटेल्ड बातें हैं पोइट्री के हवाले से, वो हम इनके हवाले से जो रेलेवेंट चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जॉन डन का नाम आता है। जॉन डन जो है ही इज नोन एज द फादर ऑफ और द पायनियर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जिस तरीके से मैंने एक दो मूवमेंट्स का ऑलरेडी जिक्र किया, जिसमें नियो क्लासिकल मूवमेंट है, क्लासिकल मूवमेंट है, रोमांटिक मूवमेंट है, इसी तरीके से मेटाफिजिकल पोइट्री जो है ये एक अलग से स्कूल ऑफ थॉट है, जिनकी शायरी के लिखने का एक ख़ास किस्म का अंदाज था, ठीक है। तो जॉन डन जो थे ये इस मेटाफिजिकल पोइट्री के आप ये कहें कि पायनियर थे। इन्होंने इस शायरी की बुनियाद रखी थी। जॉन डन जो थे ये आप कहें कि ही वॉज अ रिलीजियस सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। ओरिजिनली ही वॉज a Roman Catholic, however, later in order to win favors आप ये कह सकते हैं कि he converted into Protestantism, Protestant बन गए, क्योंकि उस दौर में मलका एलिज़ाबेथ एंड एलिज़ाबेथ वाज herself a Protestant। तो इस वजह से ये जो लोग होते हैं ये बादशाहों की फेवर्स लेने के लिए अपना रिलीजन जो है उसको भी ये तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी शायरी जो है उनको लव एंड डिवाइन पोएम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लव में एक तो इन्होंने कंजुगल लव यानी कि जो मैरिड लाइफ और अपनी जो इनकी वाइफ हैं उनके हवाले से आप ये कहें कि शायरी लिखी है। फिर इसके अलावा इन्होंने आप लव का दूसरा एस्पेक्ट जो हेट्रेड होता है, खासकर उसमें जो बेवफाई और औरत की बेवफाई है उसके हवाले से लिखा है। और फिर इनकी डिवाइन पोएम्स हैं जिनमें ये हॉली सोनेट्स यानी कि अल्लाह ताला से मोहब्बत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस पर्सपेक्टिव में, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में ये नज़में लिखते हैं। तो जब हम इनके हवाले से इनकी नज़में देखेंगे तो हम दोनों पोएम्स जो हैं उनको हम सॉरी तीनों टाइप्स जो हैं पोएम्स की उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जॉन मिल्टन का नाम आता है। 1608 से 1674 तक ये रहे। ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एंड यूनिवर्सली एक्लेम्ड इंग्लिश पोइट, ठीक है। यानी कि ओवरऑल पूरी दुनिया में इनका एक नाम है। एजुकेटेड इंडिविजुअल थे, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। बचपन में ही इतना ज़्यादा पढ़े कि आई साइट इनकी जो थी वो खोना शुरू हो गई, यानी कि एक्सेस ऑफ रीडिंग की वजह से आई साइट इनकी कमज़ोर होना शुरू हो गई। अल्टीमेटली ही बिकेम ब्लाइंड। लेकिन बिफोर बिकमिंग blind he became expert in Latin language, he became expert in ग्रीक लैंग्वेज, हिब्रू एंड इटालियन, यानी कि चार ज़बानें बिसाइड नोइंग इंग्लिश ये इनको आती थी। और फिर उसी हिसाब से ग्रीक लिटरेचर, हिब्रू लिटरेचर, लेटिन लिटरेचर ये सारा इन्होंने पढ़ा, और उससे इंस्पायर होकर फिर इन्होंने अपनी किताब लिखी जो कि इनकी आप ये कहें कि मास्टरपीस के नाम से जानी जाती है। किताब का नाम है पैराडाइज लॉस्ट। 12 जिल्दों पर ये
मुश्तमिल किताब है, ठीक है, शायरी की। और इसमें आप ये कहें कि शैतान का जो या इब्लीस का जो फॉल है फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, उसको डिस्क्राइब किया गया है इन्होंने, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इसके अंदर, ठीक है। और इस एपिक पोएम के अंदर हमें इन्फ्लुएंस दिखाई देता है एंशियंट ग्रीक राइटर्स का और एंशियंट जो रोमन राइटर्स हैं उनका, ठीक है। देन वी हैव अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो थे ही लिव्ड फ्रॉम 1688 टू 1744, यानी कि जो नियो क्लासिकल टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर ये रहे, उस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने लिखा। अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है इसके बाद। अलेक्जेंडर पोप जो है ही वाज बोर्न इन लंदन, और ये जो थे क्रिपल्ड थे, यानी कि आप ये कहें कि बैक यानी कि कुबड़े से ये थे। तो उसी हिसाब से ये मतलब कि घर में ही रहते थे। और एंटी रोमांटिक यानी कि खुश्क किस्म का ये जो था ये आदमी था, खुश्क मिजाज किस्म का ये आदमी था, ठीक है। और चूंकि ये एंटी रोमन कैथोलिक था और इस एज में रोमन कैथोलिक्स दोबारा हुकूमत में वहां पर आ चुके थे, तो इस वजह से पोप जो था उसको विक्टिमाइज किया गया। सॉरी, ये जो था ये रोमन कैथोलिक था और वो टाइम पीरियड जो था उस टाइम पीरियड में एंटी रोमन कैथोलिक सेंटिमेंट्स जो थे वो ज़्यादा फेमस थे, एंड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस बिलीफ आप ये कहें कि इसको जो था वो विक्टिमाइज किया गया अलेक्जेंडर पोप को। अब ये चूंकि बेचारा इस टाइप का इंडिविजुअल था जो कि स्पेशल पर्सन था, तो इसकी अपीयरेंस की वजह से इसका काफ़ी मजाक वगैरह उड़ाया जाता था और ख़ासकर ख़वातीन जो थी वो इसका काफ़ी मजाक उड़ाती थी। तो इनको भी हम जब इनकी पोएम द रेप ऑफ द लॉक जो है उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली अलेक्जेंडर पोप के हवाले से और उनकी लाइफ के हवाले से भी हमारी मज़ीद जो है वो डिस्कशन यकीनन होगी। अब हम देखते हैं ज़रा, गो थ्रू कर लेते हैं कि प्रिस्क्राइब टेक्स्ट जो है आपके कोर्स के हवाले से कि जिन नज़मों में से आपने गो थ्रू करना है। चौसर का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है और उस प्रोलॉग के हवाले से जो नाइट का करेक्टर है, स्क्वायर का करेक्टर है, प्रायरस का करेक्टर है, फ्रायर, मॉन्क, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, सर्जेंट ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ शिक, वाइफ ऑफ बैथ एंड पुअर पर्सन, ये करेक्टर्स हैं जिनके हवाले से आपने डिस्कशन करनी है, जिनके हवाले से आपने पढ़ना है। फेरी क्वीन है बुक 1 कैंटो 1 स्टैंजा 1 से 10 और 29 से 46 तक। शेक्सपियर के सोनेट्स हैं जिसमें सोनेट नंबर 1, सोनेट नंबर 18, सोनेट नंबर 27, सोनेट नंबर 60 एंड 116 है। अब ज़ाहिर है जितने हम गो थ्रू कर सकेंगे वही ऑब्वियसली हो सकेगा, क्योंकि सिलेबस ये काफ़ी लेंथी है। जॉन डन की पोएम्स हैं, गुड मारो है, द सन राइजिंग, लवर्स इन्फिनिटनेस है, a valediction forbidding mourning, a valediction of weeping, thou hast made me and shall thy work decay, डेथ बी नॉट प्राउड, ये वो सारी पोएम्स हैं जॉन डन की। फिर उसके बाद जॉन मिल्टन है, मिल्टन के हवाले से पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 लाइन नंबर 1 टू 26, सेटन की स्पीच 1 सेकंड, सेटन की सेकंड स्पीच और सेटन की थर्ड स्पीच हम गो थ्रू करेंगे। रेप ऑफ द लॉक में कैंटो 1, कैंटो 2 और कैंटो 3 जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ये बुनियादी टेक्स्ट्स हैं कि जिनमें से गो थ्रू करना ज़रूरी है। अब ये मेरे ख्याल से आपकी किताब के अंदर तो ये नज़में इतनी ज़्यादा इंक्लूड नहीं की गई होंगी, यहाँ पे खाली क्रिटिसिज्म होगा। तो हम देखेंगे कि उसको फिर हम किस तरीके से जो है वो गो थ्रू करते हैं। उसमें से ज़ाहिर है नज़में जो हैं उनमें से इट सेल्फ गो थ्रू करना पोएम में से जो है वो आप ये कहें कि प्राइमरी चीज़ होती है, ठीक है। तो दैट वुड बी एंड ऑफ योर यूनिट नंबर 1।